रसोई में वापस आकर लियुएसू के उस विशाल ढेर को देखकर जू नेनियन ने अपना चेहरा ढक लिया और लगभग रो पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती से बहुत ज़्यादा बना लिया था। योग्य लियुएसू बनाने के लिए उसने अपने द्वारा खरीदे गए लगभग सभी कद्दू और ग्लूटिनस चावल के आटे का उपयोग किया था। गिनती करने पर पता चला कि इनकी संख्या लगभग 500 थी। वह उन सबको कब बेच पाएगी? सुबह का बाजार केवल कुछ समय तक ही चलता था और उसके बाद कोई भी व्यक्ति सुबह के बाजार में कुछ भी खरीदने नहीं आता था। उसके नाश्ते सचमुच स्वादिष्ट थे, लेकिन वे महंगे भी थे। कई लोगों के पास इन्हें खरीदने की चाहत होने पर भी क्रय शक्ति नहीं थी और वे स्वाद के लिए केवल 1 या 2 ही खरीदते थे। उन सबको बेचने के लिए उसे कितने ट्रैफिक की आवश्यकता होगी? हर कोई इतने छोटे केक पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं था। यदि उसके पास अधिक समय होता तो वह गारंटी दे सकती थी कि सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन सुबह का बाजार बहुत कम समय के लिए था, वह इतनी सारी चीज़ें कैसे बेच सकती थी? जू नेनियन ने काफ़ी देर तक उत्सुकता से सोचा और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसके दिमाग में एक बेहतरीन विचार आया। सचमुच, वह इस बारे में पहले कैसे नहीं सोच सकी? यदि वह बहुत अधिक बना लेती तो वह उन्हें बेचने के लिए दूसरों को ढूंढ सकती थी। जो दुकानें सूखी वस्तुएं और केक बेचती हैं, वे निश्चित रूप से इन्हें बेच सकेंगी। उच्चतम स्तर पर व्यापार करने का मतलब यह नहीं था कि वह स्वयं कितना बेच सकती है, बल्कि यह था कि दूसरे उसके लिए कितना बेच सकते हैं। और अन्य लोग भी उसे बेचने में मदद करने के लिए भीख मांग रहे हैं। इससे पहले, क्योंकि उसने एक दुकान खोलने के बारे में सोचा था, उसे चिंता थी कि दूसरों को बेचने में मदद करने से उसका भविष्य का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। उस समय उसकी सोच कितनी सीमित थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह बाद में अपनी दुकान खोलेगी तो वह मुख्य रूप से केक नहीं बेचेगी। इसके अलावा उसे दूसरों से मुफ्त विज्ञापन भी मिल सकता था। अचानक उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा विचार आया। जैसे ही वह सोच रही थी, जिकियांग भी जाग गया। रसोई घर में इतने सारे केक देखकर जिकियांग हैरान रह गया। बहन, आपने इतने सारे कैसे बनाए? जब वह कल रात बिस्तर पर गया तो वहाँ आधे भी नहीं थे। उसके सो जाने के बाद वह कितनी देर तक जागकर और अधिक बनाती रही? उन्होंने चिंतित होकर पूछा, क्या हम सचमुच आज ये सब बेच सकते हैं? जू नेनियन ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, हम उन सभी को बेच सकते हैं। वे संभवतः कैसे नहीं बिक सकते? चूंकि आज की मात्रा थोड़ी अधिक थी, इसलिए जू नेनियन ने उन्हें साफ बैग में पैक किया और जिकियांग के साथ उन्हें लेकर काउंटी शहर चला गया। यद्यपि केक 500 से अधिक थे, लेकिन वे बड़े नहीं थे और उन्हें रखने के लिए एक बड़ा थैला ही पर्याप्त था। काउंटी शहर पहुंचने पर जिकियांग अभी भी सुबह के बाजार जाना चाहता था, लेकिन जू नेनियन ने उसे रोक लिया। जू नेनियन ने कहा, हम आज सुबह के बाजार नहीं जा रहे हैं। जिकियांग ने हैरानी से कहा, सुबह बाजार नहीं जा रहे हो? तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? सूखे सामान की दुकान पर। जिन स्थानों पर सूखा सामान बेचा जाता था, वहाँ आमतौर पर केक भी बेचे जाते थे। जू नेनियन को काउंटी शहर के केंद्र में सबसे व्यस्त व्यापार वाला सबसे अच्छा स्टोर मिला। क्योंकि उसका चेहरा कपड़े की एक परत में लिपटा हुआ था, लोग उत्सुकता से उसे देख रहे थे। अजनबियों से बेक ऑफ जू नेनियन ने 2 लियुएसू को अपने हाथों में लिया और जिकियांग से कहा कि जब तक वह अंदर न चली जाए, वह बाहर इंतजार करे। सूखे सामान की दुकान अच्छी चल रही थी क्योंकि यह काउंटी शहर के केंद्र में स्थित थी और बड़े पैमाने पर थी। एक औसत रेस्तरां के बराबर। हॉल लगभग 200 वर्ग मीटर का था, जिसके अंदर कई वर्गाकार मेजें लगी हुई थीं। शू नेनियन ने पहले तो दुकान के मालिक को ढूंढने की जल्दी नहीं की, लेकिन वहां से गुजरने वाले ग्राहकों से पूछा कि दुकान में सिर्फ सूखा सामान बेचने का इतना अच्छा कारोबार क्यों है। ग्राहकों ने उसे बताया कि व्यापार इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि मालिक की बेटी ओपेरा गा सकती है और दामाद कहानियां सुना सकता है। कई धनी पुरुष और महिलाएं, जिनके पास खाली समय होता था, ओपेरा सुनने के लिए यहाँ आते थे। ओपेरा सुनते समय नाश्ते के रूप में कुछ केक या सूरजमुखी के बीज खरीदना स्वाभाविक था। मनोरंजन का ये रूप, जो प्राचीन काल में और गणतंत्र काल के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय था, पुरानी यादों में खोए रहने वाले कुछ लोगों द्वारा भी पसंद किया जाता था। ये सुनकर जू नेनियन उस जगह से और भी अधिक संतुष्ट हो गई। ऐसी परिस्थितियों में उसके द्वारा लाए गए केक को बेचना बहुत आसान होगा। उन्हें डर लोगों की कमी का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि जो लोग आएंगे वे पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। जिनके पास मनोरंजन के लिए इतना अतिरिक्त पैसा खर्च करने का समय है, क्या वे सचमुच कुछ स्वादिष्ट केक खरीदने से हिचकिचाएंगे? स्थिति के बारे में पूछताछ करने के बाद जू नेनियन सीधे काउंटर की ओर चले गए। एक युवा लड़की काउंटर की रखवाली कर रही थी और वह जू नेनियन की परिचित थी। सच कहें तो वे वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन पहले उनकी एक दूसरे से क्षणिक मुलाकात हो चुकी थी। जू नेनियन को मोटे स्कार्फ में लिपटा हुआ अपनी ओर आते देख लड़की कुछ डर गई। उसे चिंता हुई कि कहीं जू नेनियन को कोई संक्रामक बीमारी न हो जाए। जू नेनियन ने किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश शुरू नहीं की, क्योंकि वास्तव में बनाने के लिए कोई संबंध था ही नहीं।
ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उस जोड़े की महिला थी जिसे उस समय कुछ आपत्ति थी जब जू नैनियन पहली बार पानी बेचने गया था। मिस, क्या आपकी दुकान केक स्वीकार करती है? जू नैनियन ने सीधे तौर पर पूछा, बात को घुमा फिराकर नहीं बताना चाहती थी और सीधे अपना उद्देश्य बता दिया। ये सुनकर लड़की ने सोचा कि वह भी सामान बेचने आए एक और फेरी वाली है और उसने उसे उपेक्षापूर्वक भगा दिया। हम नहीं लेते, हम नहीं लेते, हमारी दुकान में बहुत सारे केक हैं, हमें आपके केक की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वह शू नैनियन को भगाने वाली थी, इसलिए नहीं कि वह शू नैनियन को नीची नज़र से देखती थी या उसे धमकाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि इसलिए कि शू नैनियन ने इतना अधिक ढका हुआ था, उसे डर था कि उसे वास्तव में कोई संक्रामक बीमारी हो सकती है। मिस, कृपया जल्दबाजी न करें, मैं गारंटी देता हूं कि मेरे केक आपकी दुकान में बेहतर व्यापार लाएंगे। ये देखकर कि वह लोगों को भगाने वाली थी, जू नैनियन ने जल्दी से कहा। शायद इसलिए कि जू नैनियन की आवाज़ सुनने में बहुत मधुर थी, लड़की ने जू नैनियन को एक और नज़र से देखा लेकिन फिर भी कहा, मैंने मना कर दिया है, हमारी दुकान केक बेचती है, हम उन्हें खुद बनाते हैं। जू नैनियन और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने अपने पीछे एक परिचित और कष्टप्रद आवाज़ सुनी। चौंक कर जू नैनियन ने जल्दी से अपनी आंखें ढक लीं। छोटी सी दुनिया की बात। नीले मोटे कपड़े पहने, लंबी और पतली, उसने अपना चेहरा और सिर भी ढक रखा था। जिन्यू की संकीर्ण फीनिक्स आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह महिला, वह हर जगह उसका सामना कैसे कर सकता है? क्या ये सचमुच महज संयोग है? जिन्यू इतने सारे संयोगों पर विश्वास नहीं करता था। क्या वह उसका पीछा कर रही होगी? मन में संदेह लिए जिन्यू सीधे जू नैनियन की ओर चल पड़ा। जू नैनियन ने अपना सिर नीचे रखते हुए अपने पीछे आते कदमों की आवाज़ सुनी, जो उसके करीब आते जा रहे थे। वह चाहती थी कि वह अपना सिर अपनी छाती में छिपा ले। ये राक्षस, एक पागल। वह जानबूझकर उससे बच रही थी। क्या उसने यह नहीं देखा कि वह उससे मिलने को तैयार नहीं थी? फिर भी वह उसके पास गया। काउंटर पर खड़ी ली किंगशुई उस लंबे और सुंदर आदमी को अपनी ओर आते देख शर्मा गई। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ली किंगशुई का एक साथी था, लेकिन जिन्यू के ईर्ष्यालु सुंदर चेहरे को देखकर उसका दिल धड़कने से नहीं रुका। जिन्यू ने ली किंगशुई की ओर उदासीनता से देखा और जू नैनियन के सामने काउंटर पर दस्तक दी। खटखटाहट की आवाज़ आई और जू नैनियन को पता चल गया कि यह वही राक्षस था। अनिच्छा से उसने अपना सिर उठाया और अनिच्छा से उसे घूरने लगी। उसकी खूबसूरत बादाम जैसी आंखें बड़ी और चमकदार, पानी से भरी हुई थीं। उसने जिन्यू को एक प्यारी सी निगाह से देखा, जिसमें एक मोहक आकर्षण भरा हुआ था। जिन्यू की भौहें कसकर मुड़ गईं। क्या यह महिला उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी? बताओ, तुम्हारा पीछा करने का उद्देश्य क्या है? जिन्यू ने अधीरता से पूछा। उसे त्वरित लड़ाइयाँ पसंद थीं और उसे गोलमोल बातें करने का धैर्य नहीं था। जू नैनियन को इस घातक उलझन पर विलाप करने का समय भी नहीं मिला था जब उसने जिन्यू के शब्द सुने और तुरंत स्तब्ध रह गई। आपने क्या कहा? ली किंगशुई ने उत्सुकता से देखा कि यह अजीब महिला अपने सामने खड़े सुंदर आदमी को जानती थी। जिन्यू ने दूसरों की निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे जू नैनियन से पूछा, मुझे तीसरी बार दोहराने के लिए मजबूर मत करो। बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए या किसी और चीज़ के लिए? जू नैनियन का मुंह अनायास ही फड़क उठा। तुम अपने आप में बहुत मस्त हो। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? स्पष्टतः मैं यहाँ पहले आया था। अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो वह आप ही हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं आपका पीछा कैसे करने लगा? जू नैनियन को ये बात मनोरंजक लगी। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी न केवल एक जानवर और विकृत व्यक्ति था, बल्कि एक आत्ममुग्ध पागल भी था। जिन्यू की भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। वह यहाँ सनक में आया था। यह असंभव था कि उसे पहले से उसकी गतिविधियों की भनक लग जाती। पागल! जू नैनियन फिर से शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। जिन्यू के माथे पर एक गांठ सी पड़ गई। क्या ये सचमुच महज एक संयोग हो सकता है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्यू ने जीभ चटकाते हुए पूछा। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। क्या हम परिचित हैं? जू नैनियन ने रूखेपन से जवाब दिया। उनके प्रश्न ने जू नैनियन को वहां आने का उद्देश्य याद दिला दिया। वह फिर से नाराज होकर जिन्यू को घूरने लगी। यह उस पागल की गलती थी कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात लगभग भूल ही गई थी। जल्दी से वह काउंटर पर बैठी महिला की ओर मुड़ी और उत्साह से बोली, मिस, मैंने जो पेस्ट्री बनाई है वह बहुत स्वादिष्ट है। जब तक आप इसे नहीं खाएंगी, आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे ही वह बोल रही थी, जू नैनियन ने महिला को 2 लियूसू पेस्ट्री सौंपी। ली किंगशुई ने पहले एक नाजुक खुशबू को सूंघा था और सोच रही थी कि यह कहाँ से आई है, और यह खुशबू उसके सामने बैठी अजीब महिला द्वारा लाई गई थी। जैसे ही जू नैनियन ने उन्हें बाहर निकाला, सुगंध और भी अधिक स्पष्ट हो गई। इसके अलावा लियूसू के इस बैच अंतरिक्ष की आवश्यकता के मानक को पूरा करने के लिए जू नैनियन ने न केवल स्वाद को बेहतर बनाया, बल्कि उन पर आकार और पैटर्न भी बहुत सुंदर बनाया। उन्हें देखते ही ली किंगयुए की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसके बगल में खड़ा जिन्यू भी एक पल के लिए अचंभित रह गया।
यद्यपि आकार अलग था, फिर भी उसे वह स्वाद याद था। क्या ऐसा हो सकता है कि लियूएसू जिसे उसकी मां ने पहले खरीदा था, वह इसी महिला द्वारा बनाया गया था? वह एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। यद्यपि सूखे सामान की दुकान ली किंगशुई के माता पिता द्वारा खोली गई थी, फिर भी मूलतः वही इसका प्रबंधन करती थी। बिना चखे, केवल इसके उत्तम रूप और सुगंधित गंध को देखकर ही कोई यह बता सकता था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। जू नेनियन अविश्वसनीय रूप से चतुर था। जैसे ही उसने ली किंगशुई की आंखों में देखा, उसे तुरंत पता चल गया कि ली किंगशुई की रुचि है और उसने जल्दी से पेस्ट्री उसके हाथों में थमा दी। इसे आजमा कर देखो, मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। बेशक, कोई पैसा न लेने का सवाल ही नहीं उठता। जू नेनियन तो बस आदतन बातें ही कर रहे थे। लेकिन उसके शब्दों पर जिनयू जोर से हंस पड़ा। शुक्र है कि वह जोर से नहीं हंसा। ली किंगशुई हमेशा से ही सूखे माल की दुकान चलाते थे और पेस्ट्री बेचते थे। एक व्यापारिक अवसर को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से इसे जब्त करना चाहती थी और जू नेनियन के साथ औपचारिकता निभाने में खड़ी नहीं हुई, बल्कि तुरंत ही इसमें शामिल हो गई। कुरकुरा खोल टूटने पर सुगंधित, कोमल और मलाईदार भरावन सामने आया। जैसे ही उसने उसे काटा, एक पीले रंग का कस्टर्ड जैसा पदार्थ निकला जो उसके पूरे मुंह में भर गया। ये कितना सुगंधित था और इतना स्वादिष्ट कि ली किंगशुई ने लगभग अपनी जीभ निगल ली। जू नेनियन ने संतुष्टि के साथ देखा कि ली किंगशुई इसका स्वाद ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि सौदा पक्का हो गया है। जिनयू ने आश्चर्य से ली किंगशुई की खुशी की अभिव्यक्ति पर नजर डाली। क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट था? मैं एक लूंगा, जिनयू ने कहा। जू नेनियन ने उस पर दांत दिखाए, लेकिन उसने यह नहीं देखा। मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? जिनयू ने जीभ चटकाए और अपनी जेब से $5 निकाले और अधिकारपूर्वक काउंटर पर पटक दिया। क्या ये पर्याप्त है? $5? जू नेनियन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से पैसे जेब में रख लिए। बस बहुत हो गया। बोलते बोलते उसने उसे एक और पेस्ट्री दी और फिर उसे अनदेखा कर दिया। सुनहरी पेस्ट्री को 2 उंगलियों के बीच दबाते हुए जिनयू ने एक भान उठाए। करीब से उसने देखा कि यह पेस्ट्री उससे कहीं अधिक उत्तम थी जो उसने पहले खाई थी। शीर्ष पर बना जटिल पैटर्न न केवल सुंदर था, बल्कि उसे किसी सांचे में ढालकर नहीं, बल्कि बड़ी मेहनत से हाथ से तराशा गया था। इसे प्राप्त करने के लिए कितना कुशल होना चाहिए। उसने अवचेतन रूप से अपने सामने खड़ी अजीब से कपड़े पहने महिला की ओर देखा। क्या ये सचमुच उसके द्वारा बनाया गया था? इस समय जू नेनियन ली किंगशुई के साथ बातचीत कर रही थी। जू नेनियन द्वारा प्रस्तुत लियूएसू को चखने के बाद ली किंगशुई ने तुरंत निर्णय ले लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जू नेनियन के साथ दीर्घकालिक सहयोगात्मक व्यवस्था पर चर्चा करनी ही होगी। जू नेनियन ने जानबूझकर मनोरंजन के साथ ली किंगशुई से पूछा, कैसा है? स्वाद कैसा है? ठीक है। ये ठीक से भी अधिक था। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था, ऐसी पेस्ट्री जिसे उसने पहले कभी नहीं चखा था। व्यवसायी लोग अक्सर चीज़ों को अपने तक ही रखना पसंद करते हैं और सब कुछ सामने नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ली किंगशुई ने इन घुमावदार तरीकों की परवाह नहीं की। उसने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, बड़ी बहन, आपकी पेस्ट्री सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं और मैंने अब तक जितनी भी पेस्ट्री खाई हैं, उनमें से ये सबसे अच्छी हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, यद्यपि वे स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन आप हर किसी की क्रय शक्ति के बारे में भी जानते हैं। बहुत अधिक कीमत मत मांगिए, वरना अगर मैं उन्हें बेच नहीं पाया तो मेरे पास ऐसा स्टॉक रह जाएगा जिसे लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकेगा। ली किंगशुई की बातें सुनकर जू नेनियन ने उसकी ओर एक और नज़र डाली। उसे ऐसे अच्छे व्यापारिक साझेदार से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि ली किंगशुई कम कीमत के लिए दबाव डालने हेतु स्वाद को कम आंकेगा। वह बात को घुमा फिरा कर कहना पसंद नहीं करती थी। एक स्पष्टवादी साथी का सामना करते हुए वह भी मुद्दे पर आ गई। ठीक है बड़ी बहन, चूंकि आपने यही कहा है, इसलिए मैं बकवास से परेशान नहीं होऊंगा। मैंने पहले भी सुबह के बाजार में ये पेस्ट्री 3 पैसे प्रति पेस्ट्री बेची हैं। वे 1 घंटे से भी कम समय में बिक गए, इसलिए कीमत वही रहेगी। मैं उन्हें भी तुम्हें 3-3 पैसे में दे दूंगा। ये सुनकर ली किंगशुई ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। यदि आप उन्हें सुबह के बाजार में 3 डाइम्स खुदरा में बेचते हैं और मुझे उसी कीमत पर देते हैं, तो मैं कैसे लाभ कमाऊंगा? उसने मुस्कुराते हुए समझाया। बड़ी बहन, जल्दी मत करो। इससे पहले मैंने जो बेचा था उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था और उस समय व्यापार बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि 3 सेंट प्रति पीस की दर से बेचे जाने पर भी कई लोग खरीदने को तैयार थे। जो मैं अब आपको दे रहा हूँ उसका स्वाद न केवल पिछले वाले से बेहतर है, बल्कि इसका स्वरूप भी बहुत सुंदर है। खुदरा स्तर पर बेचे जाने वाले ऐसे तैयार उत्पाद का मूल्य निश्चित रूप से 3 सेंट प्रति पीस से अधिक होगा, है न? इसके अलावा मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब तक आप उन्हें 5 सेंट से अधिक कीमत पर नहीं बेचते, तब तक आपका व्यवसाय निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। इस सामग्री को बनाना वास्तव में समय लेने वाला काम है और इसके लिए अधिक महंगी सामग्री की आवश्यकता होती है।
आपको अंतर का स्वाद महसूस होना चाहिए, अन्यथा यह इतना स्वादिष्ट नहीं होगा। 3 सेंट सबसे कम कीमत है जो मैंने पेश की है और मैं इससे कम कीमत नहीं दे सकता। ये देखकर कि ली किंगशुई स्पष्टवादी थे, जू नेनियन ने ज़्यादा बात नहीं घुमाए और अपने पत्ते मेज पर रख दिए। मूलतः उसने दूसरों को 4 सेंट प्रति व्यक्ति बताने की योजना बनाई थी और जब वे मोलभाव करेंगे तो वह 3 सेंट तक कम कर देगी। लेकिन ली किंगशुई निर्णायक था, इसलिए जू नेनियन ने उन घुमावदार रणनीतियों की परवाह नहीं की। उसने झूठ नहीं बोला था, चाहे वह चिपचिपा चावल का आटा हो या अन्य मसाले, उसने महंगे विकल्प ही चुने। ली किंगशुई समझ गया कि जू नेनियन के शब्दों का क्या मतलब था, वह ये था कि वह 3 सेंट से कम में नहीं बेचेगी। उसे जू नेनियन की बात पर कोई संदेह नहीं था। यदि भोजन इतना स्वादिष्ट था और उसने इसे 4 सेंट में बेचा, जिसमें थोड़ा लाभ था लेकिन कारोबार तेजी से हुआ, तो वह अभी भी बहुत कुछ कमा सकती थी। वैसे भी इसके लिए उसे ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं थी, बस दुकान में इसकी थोड़ी मार्केटिंग करनी थी। इस तरह सोचते हुए ली किंगशुई ने मौके पर ही निर्णय लिया, ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आप क्या शर्त बता रहे हैं? जू नेनियन ने कहा। ली किंगशुई ने पीछे नहीं हटते हुए कहा, आइए हम पारस्परिक लाभ उठाएं। चूंकि हमारा लक्ष्य पैसा कमाना है, तो आइए हम सब मिलकर इसे कमाएं। मैं इससे अधिक कीमत पर नहीं बेचूंगा, सिर्फ 4 सेंट में, लेकिन आपको मुझे सप्ताह में कम से कम 2 बार आपूर्ति करने का वादा करना होगा और मेरे आसपास आप किसी और के साथ सहयोग नहीं कर सकते। ली किंगशुई के शब्द पूरी तरह से जू नेनियन की उम्मीदों के अनुरूप थे। व्यवसाय में निपुण कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होगा। यदि वह आसपास के सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराती तो भले ही भोजन बहुत स्वादिष्ट होता, लेकिन यदि वह हर जगह उपलब्ध होता तो उसका मूल्य कम हो जाता। उस स्थिति में उसकी अपनी दुकान बहुत अधिक व्यस्त नहीं होगी। और ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों से यह एक नहीं बल्कि 2 शर्तें थीं। पहला, नियमित रूप से आपूर्ति करना, और दूसरा, आसपास की अन्य दुकानों के साथ सहयोग न करना। नियमित रूप से आपूर्ति करने का विचार बिल्कुल वही था जो जू नेनियन के दिमाग में था, और उन्होंने आसपास के व्यवसायों के साथ साझेदारी न करने के बारे में भी विचार किया था। वह तुरंत सहमत हो गई, बड़ी बहन, आपकी बात बहुत उचित है, कोई समस्या नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये देखते हुए कि आपका घर काउंटी के केंद्र में है, भले ही मैं अन्य व्यापारिक साझेदारों की तलाश करूँ, मैं काउंटी के बाहरी इलाके में दुकानों की तलाश करूँगा। वो कैसा लगता है? स्वाभाविक रूप से ली किंगशुई चाहती थी कि जू नेनियन उसके साथ विशेष रूप से सहयोग करे, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह यथार्थवादी नहीं था। यह उत्पाद बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट था और यह जहां भी जाता वहां एक व्यापारिक अवसर प्रस्तुत करता। लोग हमेशा कहते हैं, अच्छी शराब के लिए झाड़ियों की जरूरत नहीं होती, और यदि भोजन स्वादिष्ट है तो स्वाभाविक रूप से वह अच्छी तरह बिकेगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। काउंटी इतनी बड़ी थी कि अन्य लोग निश्चित रूप से अकेले उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। उपनगर यहाँ से बहुत दूर थे और उसका घर काउंटी के केंद्रीय क्षेत्र में था, जहाँ व्यापार निश्चित रूप से सबसे अच्छा था। ली किंगशुई ने तुरंत सहमति दे दी और जू नेनियन के साथ नामों का आदान प्रदान किया। एक तरफ जिनयू ने जू नेनियन की मधुर और कोमल आवाज़ सुनी और मन ही मन सोचा कि उसे जू जियाओ जियाओ कहा जाना चाहिए। जब ली किंगयुए को पता चला कि जू नेनियन ने इस बार 500 से अधिक टुकड़े बनाए हैं, तो उसने तुरंत उससे पूछा, ये सामान कितने समय तक चल सकता है? जू नेनियन ने एक क्षण सोचा। चूंकि यह उत्पाद अंतरिक्ष से आया था, इसलिए यह बिना किसी समस्या के लगभग 3 दिन तक चल सकता है। यदि इसे बहुत देर तक रखा जाए तो यह उतना स्वादिष्ट नहीं होगा जितना कि मूल रूप से था, लेकिन स्वाद में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। ये 3 दिन तक चलना चाहिए। यदि यह कठोर हो जाए तो आप किसी से इसे भाप में पका सकते हैं या इसे भाप में पकाने के लिए घर भी ले जा सकते हैं। केवल 3 दिनों की शेल्फ लाइफ के साथ ली किंगशुई हिचकिचाया। उनमें से 500 से अधिक थे और वह उन्हें 40 सेंट प्रति पीस बेच रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वह 3 दिन में उन सबको बेच पाएगी, इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, आप सब ले सकती हैं। सामान कहाँ है? तुम ये सब चाहते हो? जू नेनियन एक पल के लिए चौंक गया। ये 500 से अधिक है। ये बहुत साहसिक कदम है। लेकिन उसे यह पसंद आया। जू नेनियन को हमेशा सीधे सादे लोगों के साथ व्यापार करना अच्छा लगता था। एक बार सौदा हो जाने के बाद जू नेनियन ने एक शब्द भी नहीं कहा। तुरंत जू जिकियांग को सामान अंदर लाने के लिए बाहर चला गया, जिनयू के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह पतली हवा हो। इस बार जू नेनियन ने 500 से अधिक टुकड़े बनाए थे, लेकिन उसने ली किंगशुई को केवल 500 टुकड़े देने की योजना बनाई थी। उसे अभी भी शहर की चारों दिशाओं में साझेदार ढूंढने थे। 30 सेंट प्रति पेस्ट्री की कीमत वाले 500 लियूयू पेस्ट्री की कीमत $150 थी। ली किंगशुई ने मात्रा गिनने के बाद तुरंत जू नेनियन को पैसे दे दिए। एक ही बार में इतना सारा पैसा पाकर शू नेनियन की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। वह अपनी पुतलियां मुश्किल से देख पा रही थी। वह पूरी तरह से धन लोलुप लग रही थी।
जिनयू ने किनारे से देखा और खुद से कहा, पैसे का लालची। जू जिकियांग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन एक बार में ही सब कुछ बेच देगी। उन्होंने निश्चित रूप से सोचा था कि वे आज का पूरा बैच नहीं बेच पाएंगे, और अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि उसने सब बेच दिया। इस वजह से जू जिकियांग का जू नैनियन के प्रति सम्मान असीम था। माल बेचने के बाद स्पष्टतः जू नैनियन को और अधिक समय तक रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, उसे जिनयू ने रोक लिया। जू नैनियन को अब यह आदमी पूरी तरह से अप्रिय लगने लगा। तुम क्या चाहते हो? उसने दांत पीसते हुए जिनयू को घूरा। जिनयू के होंठ मुड़ गए। तुमने मुझसे $5 लिए। ये तुम्हारा अपना काम था। मैंने तुम्हें वह वस्तु दे दी है। हमने लेन देन निपटा लिया है, अब आपको और क्या चाहिए? 30 सेंट प्रति पीस। आपने मुझे केवल एक दिया, जिनयू ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी संकीर्ण फीनिक्स आंखें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, एक नज़र जो एक महिला की तुलना में अधिक मोहक थी। जू नैनियन ने अपनी हताशा को नियंत्रित किया। ऐसा लग रहा था कि उसे पैसों की कोई चिंता नहीं थी, वह जानबूझकर उससे झगड़ा कर रहा था। एक क्रूर, एक पतित। क्या वह उसे सिर्फ इसलिए आकर्षक पाता है कि वह जानबूझकर उसे छेड़ रहा है ना? वह इसे नहीं चाहती थी। एक झपटी के साथ जू नैनियन ने $5 उसके हाथ में वापस रख दिए और गुस्से से कहा, लो, इसे वापस ले लो। जो मैंने तुम्हें पहले दिया था उसे कुत्तों को खिला दिया समझो। लेकिन शुई, जो जू नैनियन से बहुत परिचित नहीं थे, ने यह देखा, लेकिन आगे कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जू जिकियांग ने सोचा कि जिनयू जू नैनियन को धमकाने की कोशिश कर रहा था। उसका दुबला पतला शरीर उसे बचाने के लिए उसके सामने आया, लेकिन जू नैनियन ने उसे एक तरफ खींच लिया और गुस्से से आग बबूला होकर जिनयू को घूरने लगा। दुर्भाग्यवश उसकी आवाज़ मधुर और कोमल थी, और क्योंकि उसने झरने का पानी पिया था, उसमें आकर्षण का भाव था। उसकी बड़ी और चमकदार आंखें पानी से भरी हुई थीं, जिससे वह प्राप्तकर्ता को अपना गुस्सा व्यक्त करने में असफल रही, बल्कि आकर्षक प्रतीत हुई। जिनयू की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी गहरी निगाह में अज्ञात खतरा मंडरा रहा था। उसने अपनी जीभ को दांतों के बीच दबाया, पैसे वापस उसके हाथ में थमा दिए, और इससे पहले कि जू नैनियन पूछ पाती कि वह क्या कर रहा है, उसने उसके हाथ से बैग छीन लिया। जिनयू ने अपने हाथ में बैग तौला और कहा, $5 ये जगह खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। जू नैनियन ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं इसे तुम्हें नहीं बेचूंगी। यह आप ही थे जिन्होंने मुझे इसे देने पर जोर दिया था। जिनयू का आत्मसंतुष्ट चेहरा देखकर जू नैनियन को अपने दांतों में खुजली महसूस हुई। ये कितनी परेशानी थी। जिनयू ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी स्पष्ट बड़ी आंखों से मुलाकात की। उसने अपनी जीभ चटकाए। वह सचमुच एक प्रलोभनकारी महिला थी। यदि वह दुश्मन द्वारा उसे बहकाने के लिए भेजी गई जासूस थी, तो यह स्पष्ट था कि वह सफल हो गई थी। उन लगातार मोहक आंखों का सामना करते हुए जिनयू वास्तव में उसे वहीं ले जाना चाहता था। यह विचार उसके दिमाग में कौंधा और जिनयू ने अपना हाथ जू नैनियन की ओर बढ़ाया। जू नैनियन एक कागजी शेरनी मात्र थी, जैसे ही कोई आगे बढ़ता वह पीछे हट जाती। मुख्य बात उनकी असमान ताकत थी, भले ही वह पीछे न हटे, लेकिन यह व्यर्थ था। जिनयू का हाथ अपनी ओर बढ़ता देख वह सावधानी से पीछे हट गई। तुम क्या कर रहे हो? जिनयू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह क्या कर रहा था? वह पागल ही रहा होगा जो एक अभद्र स्त्री के बारे में कामुक विचार रखता है। तस्क, कैसा भूत है। जू जिकियांग भी तुरंत सुरक्षात्मक रुख अपनाते हुए जू नैनियन के सामने खड़ा हो गया। जू नैनियन जानती थी कि जू जिकियांग निश्चित रूप से उसके सामने वाले आदमी के सामने कुछ भी नहीं थी। क्या मजाक है, उनके शरीर में बहुत अंतर था। लेकिन वह अभी भी जू जिकियांग के कार्यों से प्रभावित थी, उसकी देखभाल व्यर्थ नहीं गई थी। जिनयू की नज़र उन दोनों पर पड़ी और जू नैनियन के भावुक भाव को देखकर उसने चुपचाप उपहास किया, अपना सामान लिया और बिना कुछ कहे सूखे माल की दुकान से बाहर चला गया। उनका प्रस्थान बिना किसी चेतावनी के हुआ और जू नैनियन एक पल के लिए अचंभित रह गए। वह ऐसे ही चला गया। उसने सोचा था कि यह जानवर उसके साथ कुछ करना चाहता है। शेष लियूयूसू को जिनयू ने ले लिया और जू नैनियन अब उपनगरों में दुकानों के साथ सहयोग जारी नहीं रख सकती थी, इसलिए उसे घर जाना पड़ा। फिर भी वह काफ़ी परेशान थी। सामान लेकर जिनयू अपने घर में चला गया, लिविंग रूम में चला गया और सोफे पर बैठ गया। अपनी दोनों बाहें छाती के सामने मोड़े हुए उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। उस महिला के साथ अपनी उलझन के बारे में सोचते हुए जिनयू ने अपनी जीभ चटकाए। यदि वह जानबूझकर उसका पीछा नहीं करती तो उनका भाग्य सचमुच बहुत अजीब होता। बड़े परिसर में वह एक ही व्यक्ति से 2 या 3 बार मुश्किल से मिल पाता था, और यह आश्चर्यजनक था कि इतने बड़े शहर में वह उस महिला से 3 बार मिला। ठीक है, उसका नाम क्या था? ऐसा प्रतीत होता है कि उसका नाम जू जियाओ है। अब जिनयू को वह अद्भुत सुंदर चेहरा याद आ रहा था जो उसने पहली मुलाकात में देखा था, यहाँ तक कि अपनी आंखें बंद करके भी। इस दुनिया में इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है?
ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह परी जैसी सुंदर थी। जिनयू ने बहुत सी सुंदरियां देखी थीं, लेकिन उसने कभी भी उसके जैसी सुंदर कोई नहीं देखी थी। बात बस इतनी सी है कि वह कुछ हद तक अभद्र थी, हमेशा उसे लुभाने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करती थी, उसके साथ मुश्किलें मोल लेती थी। उफ, वह सचमुच उसे चाहता था। जिनयू अपनी जीभ की नोक से अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी लंबी फीनिक्स आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, जैसे कोई शेर घास के मैदान में इंतजार में लेटा हो। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं, एक स्थान पर गौर से घूर रही थीं, घास में अपने शिकार के आने का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही शिकार निकट आता, वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने तीखे पंजे चलाकर उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता। यह महसूस करते हुए कि वह किसी अन्य महिला के बारे में सोच रहा था, जिनयू अपनी कनपटियों को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, वह आखिर क्या सोच रहा था? अपने हाथों को अपने सिर के पीछे फैलाकर और सोफे पर टेक लगाकर जिनयू ने धीरे से आह भरी और उस महिला के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, जिसके साथ उसने अपने मिशन के असफल होने पर जबरदस्ती की थी। वह कहाँ हो सकती है? वह उस महिला को जानता भी नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके प्रति कोई बेतुकी भावना नहीं हो सकती थी। लेकिन आखिरकार उसने किसी को नुकसान पहुंचाया था। चाहे जो भी हो, उसे यह जिम्मेदारी उठानी ही थी। अनुचित विचारों को खारिज करते हुए जिनयू ने कॉफी टेबल पर चुपचाप रखे केक पर नजर डाली। उसकी पतली उंगलियों ने एक को उठाया। सुनहरा रंग जीवंत और चमकीला था, जिस पर जटिल और उत्कृष्ट पैटर्न उकेरा गया था। क्या यह उस महिला का काम हो सकता है? उसने एक निवाला खाया। एक ही निवाले से जिनयू को पता चल गया कि यह उसी व्यक्ति का बनाया हुआ है जिसने पहले भी इसे बनाया था। लेकिन इस बार यह स्पष्ट रूप से अधिक स्वादिष्ट था और दिखने में भी बेहतर था। जिनयू ने पहले भी दुकान मालिक के साथ बातचीत कर रही महिला की बातें सुनी थीं, इसलिए उसने भी उसकी बातें सुन ली थीं। वास्तव में सुधार हुए। लियू येसु, ओह, नाम तो अच्छा था ही, स्वाद तो और भी अच्छा था। जिनयू पेटू तो नहीं था, लेकिन वह कुछ टुकड़े खाने से खुद को नहीं रोक सका। जल्द ही थैले में रखे केक उसके पेट में चले गए, और जब उसने और केक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक भी केक नहीं बचा था। जिनयू सोफे पर लेट गया और एक निरर्थक प्रयास के बाद उसने झुंझलाहट में भौहें चढ़ा दीं। ठीक उसी समय वुलेन घर आए और दूर से जिनयू उसकी उत्साहित हंसी सुन सकता था। जिनयू के लिए अपनी मां के साथ व्यवहार करना हमेशा से ही लाचारी का कारण रहा है। उसकी इतनी खुशी से हंसी सुनकर वह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं करने वाली थी। किसी भी हालत में उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के जिनयू सोफे से चीते की तरह उछल पड़ा, अपने कमरे में भागा, खिड़की खोली और फुर्तीला और सुंदर ढंग से दूसरी मंजिल से बाहर कूद गया। जब वुलेन ने दरवाज़ा खोला और भरी हुई मुस्कान के साथ अंदर आए, तो उसने कहा, आओ अंदर आओ, बातें करते हैं। वुलेन के पीछे अंदर आने वाली महिला 40 साल की थी, चतुराई और गणना से भरपूर। वुलेन के साथ शांति से बैठकर दिन भर की बातों पर बात करते हुए वह वास्तव में अपनी आंखों से पूरे घर का जायजा ले रही थी। वुलेन इससे अधिक संतुष्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि आखिरकार कोई उसके बेटे के लिए एक लड़की का प्रस्ताव लेकर आया था, जो कथित तौर पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वुलेन के साथ आई महिला, जिसका नाम डू चुनमिंग था, एक कार्यालय में काम करती थी। वुलेन के कई कार्ड खेलने वाले दोस्त थे और वह उन सभी को सुंदर लड़कियों की तलाश में रखती थी। ये सर्वविदित था कि वह अपने बेटे के लिए विवाह का प्रबंध करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि वुलेन ने स्पष्ट किया, वह एक सुंदर महिला चाहती है और जो आकर्षक नहीं है उन्हें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं था कि वुलेन दिखने के आधार पर भेदभाव करती थी, बात सिर्फ इतनी थी कि उसका बेटा बहुत जिद्दी था और सुंदर महिलाएं भी उसे आकर्षित नहीं कर पाती थीं। उन महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए जो आकर्षक नहीं थीं। इसके अलावा जब उसका बेटा आराम कर रहा था, तब उसने इस मामले को शीघ्रता से सुलझाने का निश्चय किया और एक तेज चाकू से गंदगी को काट डाला। अन्यथा जब उसका बेटा अपने काम पर वापस चला जाएगा तो वह उसके लिए रिश्ता कैसे तय कर पाएगी। यद्यपि वुलेन को उसका काम बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं था, फिर भी वह इतना जानती थी कि एक बार काम शुरू करने के बाद वह 10 दिन से लेकर आधे महीने तक बिना किसी निशान के गायब रह सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि किसी सुंदर लड़की को ढूंढा जाए, अधिमानतः ऐसी लड़की को जिससे उसका बेटा पहली नज़र में ही प्यार कर बैठे। जहां तक उसके बेटे द्वारा कहे गए प्रियतम का प्रश्न है, तो उसे उसके एक भी विराम चिन्ह पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए जब उन्होंने सुना कि वुलेन किसी विशेष रूप से सुंदर लड़की को चाहती है, तो उनमें से कई ने यह विचार छोड़ दिया। कई लोग जिन परिवार की कुलमाता से कृपा करना चाहते थे, लेकिन वे केवल अप्रभावी होने के लिए रैंक भरना नहीं चाहते थे। इससे भी बदतर बात यह है कि वे उसका पक्ष जीतने में असफल हो सकते हैं और यहाँ तक कि उसे नाराज भी कर सकते हैं। सारा प्रयास बिना किसी लाभ के। डू चुनमिंग के पति बीसी के गोपनीय विभाग में काम करते थे और इस खबर से उनकी दिलचस्पी कुछ हद तक बढ़ गई। उसकी खुद की एक बेटी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बेटी काफ़ी साधारण थी।
यहाँ तक कि एक माँ होने के नाते भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सकी कि उनकी बेटी का रूप सुंदर नहीं माना जा सकता। वह आज किसी और को पेश करने के इरादे से आई थी। यदि वह इस विवाह को संपन्न कराने में मदद कर सकती है तो उसे बाद में लाभ न मिलने का भय कैसे हो सकता है। डू चुनमिंग की मानसिक गणनाएं जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रही थीं। और सच कहा जाए तो उसने सचमुच एक असाधारण सुंदर लड़की देखी थी। वह उसके चचेरे भाई के परिवार से थी। उसकी चचेरी बहन डिंग विहुआ का विवाह होंगशान कस्बे के किंगशान गांव में एक ग्रामीण से हुआ था। डू चुनमिंग बचपन से ही अपनी चचेरी बहन के साथ घनिष्ठ थी और पिछले साल जब वह अपनी चचेरी बहन से मिलने गईं तो उन्होंने अपने गांव में एक बेहद आकर्षक लड़की को देखा। लड़की के रूप के बारे में सोचते हुए डू चुनमिंग लगभग प्रशंसा में चिल्लाना चाहता था। पुरुषों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि वह महिला भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। बहन डू, क्या आप कह रही हैं कि आप सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को जानती हैं? रास्ते में वू लैन ने डू चुनमिंग को यह बताते सुना था कि वह लड़की कितनी आकर्षक थी और बेहद उत्सुक थी। वह चाहती थी कि वह उस लड़की को तुरंत घर ले जा सके। बहन वू, ये सच है, मैं डू चुनमिंग कभी झूठ नहीं बोलता। कोई भी पुरुष जो उस लड़की को देखेगा वह मोहित होने से खुद को नहीं रोक पाएगा। क्या वह सचमुच इतनी सुंदर है? उसकी इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें सुनकर वू लैन अपनी पिछली उत्तेजना से हटकर संदेह से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। डू चुनमिंग जानती थी कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसने जवाब दिया, बहन वू, मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। अगर तुम्हें वह देखने पर आकर्षक नहीं लगती तो मैं डू चुनमिंग तुरंत अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। जिस संस्थान में डू चुनमिंग काम करती थी वह सरकारी था और एक सुरक्षित नौकरी थी। उसकी यह बात सुनकर वू लैन ने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया। वू लैन किसी से भी बेहतर जानती थी कि आजकल अच्छी नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है। उसने सोचा कि भले ही लड़की की सुंदरता उतनी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई हो, फिर भी वह बहुत आकर्षक होगी। ठीक है, जल्दी से कोई समय तय करो, पूछो कि क्या लड़की राजी है, और अगर राजी है तो उसे कल हमारे पास मिलवाने ले आओ। ये सुनकर डू चुनमिंग की आंखों में तुरंत मुस्कुराहट आ गई। बहन वो, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले लड़की की सहमति लेनी होगी। मैं कल काम पर हूँ, लेकिन मैं अगले दिन जाकर पूछूंगा। यदि वह सहमत भी हो जाए तो भी वह संभवतः पहले तैयार होना चाहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे 3 या 4 दिनों में यहाँ ला पाऊंगी। हालांकि वू लैन चिंतित थी, लेकिन वह व्यावहारिकता भी समझती थी। यह अपेक्षा करना उचित नहीं होगा कि लड़की केवल अपनी शादी की संभावनाओं को पूरा करने के लिए काम छोड़ दे। हालांकि डू चुनमिंग का इरादा लड़की को कुछ दिन का समय देना था ताकि वह खुद को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत कर सके, अधिमानतः एक शहरी लड़की की तरह। जब बात आपसी आकर्षण की आती है तो कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती अलग नहीं हो सकता। अगर यह बात बाहर आ गई तो यह अच्छा नहीं लगेगा। नेताओं ने तो यहाँ तक कहा था कि 3 पीढ़ियों तक गरीब किसान बने रहना सबसे गौरवपूर्ण बात है। एक बार चावल पक गया तो उसे कौन रोक सकता है। आखिरकार वू लैन ने केवल एक सुंदर लड़की मांगी थी। भले ही अंत में वह संतुष्ट न हो, फिर भी उसके पास अपना औचित्य होगा। उसने लड़की से यह नहीं कहा था कि वह कहे कि वह शहर से है। इन विकृत विचारों का मुख्य कारण यह था कि शहरी लोग ग्रामीणों को नीची नज़र से न देखें तथा उन्हें पहली नज़र में ही अस्वीकार न कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डू चुनमिंग ऐसा न होने देने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे। चूंकि उसने अपना मन बना लिया था, इसलिए वह चीज़ों को बिगड़ने नहीं दे सकती थी। भले ही बाद में वू लैन उससे खुश न हो, लेकिन जब तक लड़की परिवार में शादी करने में कामयाब रही तब तक डू चुनमिंग को कुछ लाभ कैसे नहीं मिल सकता था। अर्जित 155 युआन और पिछले 20 युआन को मिलाकर जू नेनियन के पास 175 युआन बचे। वह जू जिकियांग को और अधिक चिपचिपा चावल का आटा खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में ले गई। दूसरे नुस्खे के बारे में सोचते हुए उन्होंने गोमांस और कुछ अन्य आवश्यक मसाले भी खरीद लिए। ढेर सारी चीजें खरीदने के बाद दोनों बस से वापस शहर चले गए। जैसे ही वे गांव में लौटे, जू नेनियन कई बार छींकने से खुद को रोक नहीं सका। गांव के प्रवेश द्वार पर एक महिला खड़ी थी जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। जू नेनियन ने उसे याद किया। डिंग विहुआ, गांव के मुखिया की पत्नी। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल मेज़बान अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहती थी ताकि बाद में वह किसी अच्छे परिवार में शादी कर सके। ये डिंग विहुआ उन लोगों में से एक था जिनकी पूर्व जू नेनियन चापलूसी करते थे। हालांकि मूल मेजबान इस बारे में बहुत चतुर थी। हालांकि उसने डिंग विहुआ की चापलूसी की, लेकिन उसने इसे कभी प्रदर्शित नहीं होने दिया। इसलिए जब उसने अचानक डिंग विहुआ को मुस्कुराते हुए देखा तो जू नेनियन को आश्चर्य नहीं हुआ। आंटी डिंग। जब वे वहां से गुजरे तो जू जिकियांग और जू नेनियन दोनों ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। डिंग विहुआ मुस्कुराए और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सामान्य से भी अधिक उत्साह से जू नेनियन का हाथ पकड़ लिया। यो नेनियन, तुम वापस आ गए।
जब जू नैनियन वापस लौटी तो उनके दस्ताने गलती से गंदे हो गए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं पहना। उसकी हथेली की नर्म नाजुक त्वचा को महसूस करते हुए डिंग विहुआ ने खुद से सोचा, यांग विहुआ, वह कर्कश महिला इतनी सुंदर बेटी को कैसे जन्म दे सकती है। वह पहले से जानती थी कि जो परिवार की यह लड़की इतनी सुंदर है, निश्चित रूप से उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में हो सकेगी। पता चला कि वह सही थी। फोन पर अपनी चचेरी बहन की बात सुनकर डिंग विहुआ को ईर्ष्या का एहसास हुआ। उसकी एक बेटी भी थी, वह इतनी सुंदर क्यों नहीं थी? अन्यथा ये सौभाग्य इस लड़की की झोली में न आता। जू नैनियन टीम लीडर की पत्नी के उत्साह से कुछ हद तक अभिभूत थे। टीम लीडर के कारण डिंग विहुआ का गांव में आमतौर पर थोड़ा अहंकार रहता था। ये पहली बार था जब डिंग विहुआ ने जू नैनियन के साथ इतने उत्साह से व्यवहार किया था। मुख्य बात यह थी कि वह उसके हाथ को छूती रही और जू नैनियन ने कुछ शर्मिंदा होकर अपना हाथ वापस खींच लिया और असहजता को कम करने के लिए बातचीत का सहारा लिया। चाची डिंग, क्या आपको कुछ चाहिए? डिंग विहुआ मुस्कुराए और अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन अचानक उसकी नज़र जू नैनियन के चेहरे पर पड़े खुरदुरे कपड़े पर पड़ी। नैनियन, तुम्हें क्या हुआ? डिंग विहुआ चिंतित था। उसे उम्मीद थी कि यह कोई दागदार चेहरा नहीं होगा, जिसका मतलब होगा कि कोई फायदा नहीं होगा। मुझे कुछ दिन पहले घमौरियां हो गई थी, इसलिए आज मैं कुछ सामान बेचने के लिए बाहर गया और वापस आते समय कुछ दवाइयां भी खरीद लाया, जू नैनियन ने जल्दी से समझाया। घमौरियां? डिंग विहुआ ने सदमे और भय से कहा। जू नैनियन को आश्चर्य हुआ, आखिरकार यह महिला उसकी मां नहीं थी। यदि उसे सचमुच घमौरियां हो रही थीं, तब भी इतनी अतिशयोक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसकी यादों के अनुसार डिंग विहुआ अपने जूनियर के प्रति विशेष रूप से दयालु नहीं थी। बेशक उन दिनों एक ही गांव से होने के कारण लोगों को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई बाध्यता नहीं थी। जब जू नैनियन बातचीत को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही थी, डिंग विहुआ अचानक उसके चेहरे की ओर बढ़ा और चिल्लाया, आंटी को देखने दो। जू नैनियन के लिए उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर पड़ा मोटा कपड़ा नीचे खींच दिया गया और उसके बिना ही उसके अद्भुत सुंदर चेहरे के नैन नक्श सामने आ गए। जू नैनियन का वर्तमान रूप देखकर डिंग विहुआ और जू जिकियांग स्तब्ध रह गए। उसके चेहरे की विशेषताएं वैसी ही थीं जैसा उसके चेहरे का आकार था, लेकिन उसकी त्वचा अतुलनीय रूप से सफ़ेद हो गई थी, इतनी सफ़ेद कि वह चमकती हुई प्रतीत होती थी। उसकी पानीदार खुबानी जैसी आंखें स्पष्ट थीं, बड़ी और चमकदार, असंभव रूप से सुंदर। यहाँ तक कि डिंग विहुआ नामक एक मध्यम आयु वर्ग की महिला भी इस दृश्य को देखकर अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सकी। जू जिकियांग बहुत हैरान था। उसकी बहन हमेशा से ही अपने इलाके की सबसे खूबसूरत महिला रही थी, और भले ही वे दोनों साथ साथ पले बड़े थे और उसका चेहरा देखने के आदी थे, फिर भी उसे वह सुंदर लगती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह और भी खूबसूरत हो सकती है। अभी तो कुछ ही दिन हुए थे, आखिर क्या हो गया? वह अचानक इतनी गोरी कैसे हो गई? न केवल उसकी त्वचा गोरी हो गई थी, बल्कि उसका रंग भी अविश्वसनीय रूप से अच्छा हो गया था। लाल होंठ, सफ़ेद दांत, चमकदार आंखें और दांत त्वचा बर्फ से भी ज्यादा गोरी। सभी अद्भुत विशेषण उस समय जू नैनियन की सुंदरता का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सके। बेशक जू जिकियांग और डिंग विहुआ, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, ऐसे वाक्यांशों के बारे में नहीं सोच सकते थे। उन दोनों की नज़रों में जू नैनियन इस समय बेहद खूबसूरत, अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी। उनके आश्चर्यचकित भावों को देखकर जू नैनियन को अजीब और चिंताजनक महसूस हुआ। सौभाग्य से उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, अन्यथा वह समझा नहीं पाती। आंटी, क्या हुआ? डिंग विहुआ चुप था, इसलिए असहजता दूर करने के लिए जू नैनियन को पहले बोलना पड़ा। डिंग विहुआ को होश में आने में थोड़ा समय लगा और वह हकलाते हुए बोली, न्यानियन, तुम इतने गोरे कब हो गए? वास्तव में जब जू नैनियन ने झरने से पानी पिया तो उसकी त्वचा के सफ़ेद होने के अलावा कुछ सूक्ष्म परिवर्तन भी हुए। उदाहरण के लिए उसकी आंखों के भाव बदल गए थे, उसका रंग बदल गया था और उसके होठों का रंग भी बदल गया था। पूर्व जू नैनियन हालांकि आकर्षक थे, लेकिन इतने आकर्षक नहीं थे कि उनसे नजरें न हटाई जा सकें। उसकी खराब त्वचा के कारण चाहे उसके चेहरे के नैन नक्श कितने भी आकर्षक क्यों न हो, आप जितनी देर तक उसे देखते रहेंगे उतनी ही अधिक खामियां आपको नजर आएंगी, और इस प्रकार वह पहली नज़र में जितनी आकर्षक लगती है उतनी आकर्षक नहीं लगती। लेकिन अब बात अलग थी, उसकी त्वचा बहुत अच्छी हो गई थी। डिंग विहुआ, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, ईर्ष्या नहीं करेगी। प्रारंभिक आश्चर्य के बाद उसे बस थोड़ा खट्टा महसूस हुआ। किसी और की बेटी इतनी सुंदर क्यों होनी चाहिए? जू जिकियांग भी उत्सुकता से जू नैनियन को देख रहा था। जू नैनियन खांसने लगी और जल्दी से उसने जो स्पष्टीकरण तैयार किया था उसे सामने लाई। आश्चर्य का नाटक करते हुए उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। क्या मेरी घमौरियां ठीक हो गईं? ये दवा इतनी प्रभावी कैसे हो सकती है? डिंग विहुआ ने तुरंत कीवत पकड़ लिया। आपने दवा ली? ठीक है,
मैं पिछले कुछ दिनों से हर्बल दवा ले रहा हूँ, ये काफ़ी कड़वी हो गई है। ये सुनकर कि जू नेनियन हर्बल दवा पीने से इतना सफ़ेद हो गया है, डिंग विहुआ ने तुरंत इस पर विश्वास कर लिया। आखिरकार जू नेनियन के चेहरे की विशेषताएं नहीं बदली थीं। वह तुरंत ही उत्सुक हो गई, आपने ये दवा कहाँ से खरीदी? जू नेनियन ने पलकें झपकाईं और बिना लाल हुए या सांस फूले कहा, ये काउंटी शहर के एक सड़क विक्रेता की है, लेकिन मैं उसे आज नहीं ढूंढ पाए, इसलिए मैंने आज की दवा कहीं और से खरीदी। ये सुनकर डिंग विहुआ ने तुरंत अपनी योजना छोड़ दी, क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदना चाहती थी। जू जी की आंख जू नेनियन पर भौहें चढ़ा रहा था, जिसने जल्दी से उसे देखा। डिंग विहुआ की निराशा केवल 1 मिनट तक ही रही, इसकी जगह तुरंत ही खुशी ने ले ली। वह चिंतित थी कि यदि जू नेनियन की सुंदरता खराब हो गई तो इसका असर उसकी चचेरी बहन पर पड़ सकता है, खासकर तब जब उसकी चचेरी बहन इस बारे में शेखी बघार रही थी। उन्होंने सुना था कि संभावित जीवनसाथी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यदि उन्हें लाभ नहीं मिला और उन्होंने किसी को बिना किसी कारण के नाराज कर दिया तो ये बहुत बुरा होगा। हालांकि वह ऐसे मामलों के बारे में जू नेनियन से बात नहीं करेगी, बेहतर होगा कि वह यान कुइहुआ को ढूंढे। उन दिनों वैवाहिक मामलों पर निर्णय माता पिता ही लेते थे, इस बारे में किसी लड़की से बात करने का कोई फायदा नहीं था। डिंग विहुआ को केवल इतना पता था कि यान कुइहुआ जू नेनियन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि घर पर अगर जू नेनियन कुछ भी मांगती तो दावेई और यान कुइहुआ दोनों उसे कभी मना नहीं करते, इसलिए निर्णय लेने का पूरा अधिकार उसके पास था। डिंग विहुआ की आंखों से संदेह गायब होते देख जू नेनियन ने जल्दी से उससे पूछा, आंटी क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? डिंग विहुआ ने झट से कहा, वह इतनी शर्मिंदा थी कि उस युवा लड़की को घूरती रही, नहीं कोई बात नहीं। फिर वह चेहरे पर मुस्कान लिए चली गई। जू नेनियन के चेहरे पर उलझन भरी नजर थी, यह इतना अजीब क्यों था? लेकिन जू नेनियन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चूंकि डिंग विहुआ ने उसके चेहरे से मोटा कपड़ा हटा दिया था, इसलिए जू नेनियन ने उसे अपने चारों ओर लपेटे नहीं रखा। रास्ते में उसे कई ग्रामीणों का सामना करना पड़ा, उनके आश्चर्य भरे चेहरे देखकर जू नेनियन ने वही कहानी दोहराई होगी जो उसने डिंग विहुआ को अनगिनत बार सुनाई थी। इससे वह काफ़ी थक गई। जब ये खबर फैली तो पूरे गांव को पता चल गया कि लंगड़े आदमी की बेटी दावेई और भी सुंदर हो गई है। अपना काम समाप्त करने के बाद उसने तुरंत कुदाल कंधे पर लटका ली और घर की ओर भागी। जू नेनियन को नहीं पता था कि उसकी माँ कितनी उत्साहित थी। यान कुइहुआ को पता था कि उसकी बेटी को घमौरियां हो गई हैं और वह हर दिन उसे अपना चेहरा ढकते हुए देखती थी। उसे इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं वह अपना रूप खराब न कर ले। उसकी बेटी को सुंदरता इतनी पसंद थी कि अगर वह बदसूरत हो जाती तो शायद उसकी बेटी रो रो कर मर जाती। ऐसा लग रहा था कि हर दिन उस गहरे रंग की भद्दी हर्बल दवा को पीना सचमुच फायदेमंद था। सुंदरी के सामने हमेशा गपशप होती रहती है। सौभाग्य से जू नेनियन बचपन से ही गांव के आसपास के 10 मील के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध सुंदरी थी, इसलिए ग्रामीणों ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और जू परिवार के घर जाने के लिए उत्सुक हो गए। जू नेनियन का मामूली आकार का मिट्टी का घर तुरंत लोगों से भर गया। प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई बहाना लेकर आया था, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या जू नेनियन सचमुच फिर से सुंदर हो गई है। उसे देखने के बाद हर व्यक्ति पत्थर जैसा चेहरा लेकर घर लौट गया। आखिर जू परिवार की इस बेटी दावेई की बेटी का रहस्य क्या है? यद्यपि उस युग में सभी लोग आमतौर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक पसंद करते थे, लेकिन वे सभी एक सच्चाई को समझते थे, यदि कोई लड़की सुंदर है तो जब तक कुछ भी अप्रिय नहीं होता तब तक वह निश्चित रूप से एक अच्छे परिवार में शादी कर सकती है। इन दिनों नैतिकता का कड़ाई से पालन किया जाता था, हर कोई खुलेआम गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं करता था। दावेई घर में लकड़ी चीर रहा था और जब उसने जू नेनियन को वापस आते देखा तो वह भी चौंक गया। जू नेनियन ने जल्दी से अपनी तैयार कहानी सुना दी। दावेई, जो अपनी बेटी को अपने जीवन की तरह प्यार करता था, स्वाभाविक रूप से उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ। वह खुशी खुशी ये देखता था कि गांव के लोग विभिन्न बहानों से सिर्फ उसकी बेटी को देखने के लिए उसके घर आते थे, जिससे उसे बहुत गर्व होता था। जब सभी लोग चले गए और जू नेनियन का मुंह बात करते करते सूख गया तो उसने ऊपर देखा और देखा कि जू जिकियांग उसे घूर रहा है। जू नेनियन ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए अपने होठों को चाटा। जिकियांग, तुम क्या देख रहे हो? बहन, आप लोगों से झूठ क्यों बोल रही हैं? जू नेनियन चौंक गई और लगभग अपने स्टूल से गिर गई। क्या उसे एहसास हो गया था कि वह लोगों से झूठ बोल रही थी? जब वह उत्सुकता से सोच रही थी कि जू जिकियांग को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए तो उसने उसे यह कहते सुना, ये दवा स्पष्ट रूप से सड़क किनारे के झोलाछाप डॉक्टर से नहीं खरीदी गई थी। ये सुनकर कि यह उसकी चिंता थी, जू नेनियन का दिल शांत हो गया। सचमुच वह बुरी तरह डर गई थी। उसने सोचा था कि उसने उसके स्थान के बारे में कुछ पता लगा लिया है। ये झूठ बोलने से पहले जू नेनियन ने पहले ही सोच लिया था कि जू जिकियांग को कैसे समझाया जाए।
चूंकि वह पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था, इसलिए उसे निश्चित रूप से पता था कि उसने दवा कहाँ से खरीदी थी। उसने कहा, क्या आपने यह नहीं देखा कि वे लोग सिर्फ ये जानना चाहते थे कि दवा कहाँ से खरीदी जाए? क्या होगा अगर हर कोई इसे खरीदने जाए, सुंदर हो जाए और आपकी बहन को मात दे दे? शरीर का मूल मालिक बेहद घमंडी था और जैसे ही जू नेनियन ने यह कहा, जू जी की आंख को तुरंत समझ आ गया। उसकी बहन को डर था कि कहीं दूसरे लोग भी उसकी तरह गोरे न हो जाएं। ये कहने के बाद जू नेनियन ने अभी भी घबराहट में जू जिकियांग से पूछा, जिकियांग, क्या आपको नहीं लगता कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ? जू नेनियन जानती थी कि इस बहाने से जू जिकियांग के मन में उसके प्रति नकारात्मक धारणा बन जाएगी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। वह केवल यही कह सकती थी, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा। यदि हर कोई उस दुकान पर दवा खरीदने गया और फिर उसे पता चला कि वह बेकार है, तो क्या इससे ये साबित नहीं हो जाएगा कि उसने झूठ बोला था? वह सचमुच अपने छोटे भाई की परवाह करती थी, न केवल इसलिए कि आखिरकार उसे एक परिवार मिला, बल्कि इसलिए भी कि उसे जू जिकियांग का संरक्षण प्राप्त था। परिवार के किसी सदस्य द्वारा संरक्षित होने का एहसास सचमुच अद्भुत था और वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। जू नेनियन की घबराई हुई आंखें देखकर जू जिकियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब वह उसके अति सुंदर चेहरे से मिला तो उसके गाल तुरंत लाल हो गए। चाहे कुछ भी हो, तुम अब भी मेरी बहन हो, इसलिए जब तक वह उन्हें परेशान नहीं करती, वह हमेशा उसका समर्थन करता। जू जिकियांग और जू जिचेंग का जू नेनियन के कार्यों से इतनी आसानी से प्रभावित होने का कारण यह नहीं था कि वह उन पर बहुत बड़ा कर्जदार थी या उनके साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जू नेनियन उनकी सगी बहन थी। उनके प्रति उनकी पिछली नफरत और अरुचि इस उम्मीद से उपजी थी कि उनका ये प्रिय पारिवारिक सदस्य उनके प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। फिर भी वह वही व्यक्ति निकली जिसने उनके साथ सबसे बुरा व्यवहार किया। हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए होता है। जू जिकियांग और जू जिचेंग के लिए उनकी सबसे बड़ी लालसा अपने रिश्तेदारों से देखभाल थी। जू डोयू अभी भी युवा था और उसे बहुत सी बातें समझ नहीं आती थीं, लेकिन फिर भी वह इतनी आसानी से उसके करीब था क्योंकि जू नेनियन उसकी सगी बहन थी। जू जिकियांग के शब्दों को सुनकर जू नेनियन को एक पल में अविश्वसनीय रूप से प्रभावित महसूस हुआ। जिकियांग, आप सचमुच बहुत दयालु हैं, उसने कहा, उसकी आवाज़ भावुकता से भर गई थी। जू नेनियन एक कोमल हृदय वाली महिला थी, विशेष रूप से अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त परिवार को महत्व देती थी, क्योंकि वह बिना किसी रक्त संबंधी के बड़ी हुई थी। उसे अचानक रोते देख जू जिकियांग घबरा गया। बहन, बहन, मत करो, रो मत। यान कुई हुआ अभी घर पहुंची ही थी कि उसने जू जिकियांग की बातें सुनी। वह दौड़कर आए और जू नेनियन को अपनी ओर खींच लिया और घबराकर पूछा, बेबी नेनियन, क्या हुआ? मुझे मत डराओ। जब यान कुई हुआ ने जू नेनियन को अपनी ओर खींचा, तो पहली चीज जो उसने देखी वह उसकी बेटी के रूप में नाटकीय परिवर्तन नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में आंसू थे। तुम क्यों रो रही हो, बेबी नियान, मेरी बेबी नियान? किसने तुम्हें धमकाया है? यान कुई हुआ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू लेकर किसी से भी लड़ने को तैयार हो जो जू नेनियन को धमकाने की हिम्मत करता हो। जू नेनियन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और यान कुई हुआ को समझाया, माँ, कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है। ये जिकियांग है। क्या? जू जिकियांग, तुम खरगोश जैसे बदमाश हो, तुम में हिम्मत है कि अपनी बहन को धमका रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसने कहा और दौड़कर आने को तैयार हो गई। इससे पहले कि जू नेनियन अपनी बात पूरी कर पाती, यान कुई हुआ ने बीच में ही टोक दिया, जिससे वह डर गई और जल्दी से अपनी माँ की कमर से लिपट गई। माँ, माँ, धीरे करो, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। छोड़ दो, बेबी नियान, यान कुई हुआ ने घूरते हुए कहा, पहले माँ को इसका ध्यान रखने दो, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। जू जिकियांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जू नेनियन हंसी और आंसुओं के बीच फंसी हुई थी और इस डर से कि यान कुई हुआ गलत समझ लेगा, जल्दी से बोली, माँ, जिकियांग ने मुझे तंग नहीं किया है। वह मेरे प्रति अच्छा रहा है। मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं भावुक हो गया हूँ। ये सुनकर यान कुई हुआ अचंभित रह गया और अविश्वास से पूछा, सच में? जू नेनियन ने असहाय होकर उत्तर दिया, सच में, माँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिकियांग मेरे प्रति अच्छा व्यवहार कर रहा है। वह मुझे धमकाएगा नहीं। जू नेनियन ने यह उम्मीद करते हुए कहा कि इससे यान कुई हुआ जू जिकियांग के प्रति थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इस पर यान कुई हुआ ने जवाब दिया, उसे आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार तुम उसकी बहन हो। जू नेनियन, और जिकियांग अभी भी मेरा भाई है, इसलिए मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सुनकर यान कुई हुआ को चिंता हुई कि शू नेनियन भोलेपन में अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने भाइयों को दे देगी, इसलिए उसने तुरंत अपने विचार बदलने शुरू कर दिए। यह एक जैसा नहीं है। उनकी तुम्हारी तरह केवल एक बहन है, लेकिन तुम्हारे 3 छोटे भाई हैं। जू नेनियन के पास तुरंत शब्द नहीं बचे। अतः यह अभी भी दुर्लभता ही थी जो किसी चीज़ को मूल्यवान बनाती थी।
जू जिकियांग बहुत पहले से ही यान कुइहुआ के तर्क के आदी हो चुके थे। अतीत में जब जू नैनियन ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था तो हर बार जब वह ये बात सुनता था तो जू जिकियांग लंबे समय तक परेशान रहता था, ऐसा महसूस करता था जैसे उसका दिल चाकू से काटा जा रहा हो। अब जबकि जू नैनियन तीनों भाइयों के प्रति दयालु था, जू जिकियांग को अप्रत्याशित रूप से लगा कि यान कुइहुआ के शब्द सुनने पर यह काफ़ी उचित लग रहा था। उन तीनों भाइयों को अपनी बहन के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वापस आते समय उन्होंने आवश्यक वस्तुओं पर 30 युआन से अधिक खर्च कर दिए। घर पर अभी भी चावल था, इसलिए जू नैनियन ने केवल मक्खन सॉस बनाने के लिए चिपचिपा चावल का आटा और मसाले खरीदे। यान कुइहुआ को इतना चिंतित और उत्तेजित देखकर जू नैनियन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और शेष 140 युआन निकाल लिए। जू जिकियांग को पहले से ही पता था कि उसने कितना कमाया है और वह पहले भी आश्चर्यचकित हो चुकी थी। लेकिन यान कुइहुआ और जू दावेई इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। एक खड़खड़ाहट के साथ जू दावेई के हाथ में सूखी तंबाकू की पाइप जमीन पर गिर गई। यान कुइहुआ की आंखें और भी चौड़ी हो गईं, वह मेज पर रखे सिक्कों को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यान कुइहुआ हैरान थी। नियानियन, बेबी नियान, माँ कुछ नहीं देख रही है ना? यान कुइहुआ का सिर थोड़ा चक्कर खा रहा था। अपने पूरे जीवन में उसने इतना पैसा कभी नहीं देखा था। ये क्या ये सचमुच उसकी बेटी ने कमाया था? जू दावेई भी उतने ही स्तब्ध थे। इससे पहले जब उनकी बेटी ने पानी बेचकर एक ही दिन में 40 युआन से अधिक की कमाई की थी तो उन्होंने सोचा था कि यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली बात है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय में उनकी बेटी फिर से इतना पैसा कमा लेगी। इतना बड़ा ढेर अब तक ये लगभग 100 युआन हो गया होगा। उनके चेहरों पर आश्चर्य देखकर जू नैनियन स्नेहपूर्वक उनके पास गए और यान कुइहुआ का हाथ पकड़ लिया। माँ, ये वो पैसा है जो मैंने और जिकियांग ने कमाया है। अब से हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे और हमें चोकर नहीं खाना पड़ेगा। इससे पहले जू नैनियन चावल घर ले आती थी, लेकिन जब भी वह सामान बेचने जाती थी यान कुइहुआ चावल को कभी नहीं छूता था और उसकी जगह चोकर को पकाकर खा लेता था। उसने जानबूझकर कहा कि यह पैसा उसने और जू जिकियांग ने कमाया था ताकि जू जिकियांग के प्रति यान कुइहुआ का रवैया बदल सके। जू जिकियांग ने जू नैनियन को भावुकता से देखा, समझाने की इच्छा से उसका गला दुख रहा था, लेकिन जू नैनियन की कठोर नज़र मिलने के बाद उसने अपना मुंह बंद कर लिया। यान कुइहुआ और जू दावेई अंततः अपने सदमे से बाहर आ गए। यान कुइहुआ ने जल्दी से एक थैला उठाया और मेज पर से सारा पैसा उसमें डाल दिया, मानो उसे डर हो कि कहीं दूसरे लोग उसे देख न लें। पैसे सुरक्षित करने के बाद यान कुइहुआ ने इसे जू नैनियन के हाथों में थमा दिया और उन्मत्तता से आग्रह किया, बेबी नियान, जल्दी जाओ, पैसे छुपा दो। जू नैनियन के पास बाहर आने से पहले पैसे वापस कमरे में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 4 सदस्यों वाला परिवार मुख्य कमरे में बड़ी मेज के चारों ओर बैठा था। यान कुइहुआ को अंततः जू नैनियन से पता चला कि यह सारा पैसा कद्दू के केक बेचकर कमाया गया था। परिवार में सभी ने जू नैनियन के कद्दू केक का स्वाद चखा था और यान कुइहुआ को आज भी उनकी स्वादिष्ट सुगंध याद है। यह इतना लुभावना था कि आज भी वह उनके बारे में सोचते हुए लार निगलने से खुद को नहीं रोक पाती थी। जू दावेई और यान कुइहुआ जीवन भर किसान रहे थे और वे गांव के सबसे गरीब लोगों में से थे। यहाँ तक कि गांव के सबसे गरीब परिवार भी मक्का जैसे मोटे अनाज खा सकते थे। उनका परिवार केवल चोकर ही खा सकता था, जिसका उपयोग सुअरों को खिलाने के लिए किया जाता था। हर बार जब वह अपने पारिवारिक जीवन की कठिनाइयों के बारे में सोचती तो यान कुइहुआ को व्यथित महसूस होता। वह अपने आंसू नहीं रोक सकी और गहरी सांस लेते हुए बोली, मेरे बेबी नियान के पास आखिरकार गर्व करने लायक कुछ है। यान कुइहुआ को अपनी बेटी सबसे अधिक प्रिय थी। वह उसे एक अच्छा जीवन प्रदान करने में सफल नहीं हो पाई थी और उसे नहीं पता था कि वह कितनी रातें रोई थी। अब हालात बेहतर थे, उसकी बेटी खुद पैसे कमा सकती थी और शादी के बाद भी वह अपने ससुराल में अपना स्थान बना सकेगी। जू दावेई, जो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराते रहे और बार बार जू नैनियन की ओर सिर हिलाते रहे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद यान कुइहुआ को मैदान से जल्दी वापस आने का मुख्य उद्देश्य याद आया। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी बेटी सचमुच बहुत अधिक सुंदर हो गई है। उसका चेहरा न केवल घमौरियों से मुक्त था बल्कि वह चमकीला और दमकता हुआ भी था, मानो उस पर फाउंडेशन लगा हो, शहर की लड़कियों की तरह चिकना, उनसे भी अधिक सुंदर। यान कुइहुआ गर्व से भर गई और उसने जू नैनियन के चेहरे को छुआ और कहा, मेरी बच्ची न्यान वास्तव में बहुत सुंदर है। उसने यह नहीं पूछा कि जू नैनियन अचानक अधिक गोरी और सुंदर क्यों हो गई, क्योंकि यान कुइहुआ की नज़र में उसकी बेटी स्वर्ग द्वारा नियुक्त परी थी और किसी भी सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करना स्वाभाविक था। सचमुच भाग्यशाली, स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त, न केवल सुंदर बल्कि स्वादिष्ट भोजन पकाने और पैसा कमाने में भी सक्षम। यान कुइहुआ की गर्व भरी मुस्कान देखकर जू नैनियन को मनोरंजन और हताशा का मिश्रित एहसास हुआ।
ऐसा लग रहा था कि अब मामला शांत हो गया है। जैसे ही जू नेनियन पूछने वाले थे कि जू जिचेंग और जू डोयू कहाँ गए थे, यान कुइहुआ ने अपना गला साफ किया और गंभीरता से जू जिकियांग से कहा, आपकी बहन ने कहा कि आपने उसके साथ मिलकर यह पैसा कमाया है। जू नेनियन ने तुरंत सोचा। वह जानती थी कि उसकी मां स्थिर नहीं बैठ सकती। जू जिकियांग ने जू नेनियन की ओर देखा, जो हताश होकर उसे आंख मार रहा था। जू जिकियांग के पास स्वीकृति में हम कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यान कुइहुआ ने पूछा, तो फिर मुझे बताओ, तुमने वास्तव में किस में मदद की? जू जिकियांग झूठ नहीं बोल सका और यान कुइहुआ द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, बहन को पानी उबालने, कद्दू छीलने और उन्हें काउंटी शहर में ले जाने में मदद की। ये सुनकर यान कुइहुआ ने पहली बार जू जिकियांग को मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, अपनी बहन के व्यवसाय को जानना और इन छोटी छोटी चीज़ों में उसकी मदद करना कठिन काम है। जू नेनियन ने अपना माथा पकड़ लिया, यह अनुमान लगाते हुए कि यान कुइहुआ के शब्द निश्चित रूप से सुखद नहीं होंगे। निश्चित रूप से। इससे पहले कि जू जिकियांग जवाब दे पाता, यान कुइहुआ ने फिर से बात की, आपकी बहन ने इतना पैसा मुख्यतः इसलिए कमाया क्योंकि उसका खाना स्वादिष्ट है। आपने तो बस थोड़ी सी मदद कर दी, मैं गलत तो नहीं हूं ना? यदि उस समय जू नेनियन को बुरा सपना न आया होता और उसने इन खरगोशों के प्रति दयालु होने का निर्णय न लिया होता, तो यान कुइहुआ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बिना किसी स्पष्टीकरण के पैसे हड़प लेता। और अब उसे यह सोचना था कि इस खरगोश जैसे बच्चे को अपनी बच्ची नियान के प्रति कैसे अच्छा व्यवहार करने के लिए राजी किया जाए। यान कुइहुआ तथ्य बता रहा था और 1 मिनट के लिए हिचकिचाने के बाद जू जिकियांग ने तुरंत सहमति में फिर से हम कहा। यान कुइहुआ ने आगे कहा, तो अधिकांश पैसा आपकी बहन ने कमाया था, है ना? क्या इसे आपकी बहन के हिस्से के साथ नहीं रखा जाना चाहिए? जू जिकियांग ने सोचा कि यह बात सही है और स्वीकृति में उसने फिर से हम कहा। दावेई ने अपना सूखा तंबाकू वाला पाइप पीते हुए सिर हिलाया। जू नेनियन ने यान कुइहुआ के इरादों को भांप लिया और जल्दी से कहा, माँ, आखिरकार जिकियांग ने मदद की है। जिस क्षण यान कुइहुआ ने जू नेनियन का सामना किया, उसका रवैया इससे बेहतर नहीं हो सकता था। वह कान से कान तक मुस्कुरा रही थी, बेबी नियान बहुत प्यारी है, माँ जानती है। इससे पहले कि जू नेनियन कुछ और कह पाते, यान कुइहुआ ने जू जिकियांग की ओर मुड़कर कहा, चूंकि आपने अपनी बहन की मदद की है, इसलिए माँ आपको धोखा नहीं देंगी। आपने मदद की है, इसलिए यह उचित है कि आपको कुछ पैसे मिलें। ये सुनकर जू नेनियन और जू जिकियांग दोनों दंग रह गए। क्या ये शब्द वास्तव में उनकी माँ से आ रहे थे? निश्चित रूप से वह मोहित नहीं हुई थी। हालांकि यान कुइहुआ पूरी तरह से शांत दिखाई दिए। जू जिकियांग ने जल्दी से कहा, माँ, मैंने बहन के पैसे लेने के बारे में नहीं सोचा था। उसने स्वेच्छा से मदद की थी और इसके अलावा उसकी बहन भी अब उसके प्रति अच्छी थी, इसलिए उसके लिए सहायता करना उचित था। ये सुनने के बाद यान कुइहुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया और खुद को दिखाते हुए कहा, ये सबसे अच्छा है कि आप इस तरह से सोचें, माँ अनुचित नहीं है। आखिरकार चूंकि आपकी बहन पैसा कमाती थी और आप मदद करते थे, इसलिए आपके साथ कुछ हिस्सा न बांटना अनुचित होगा। चूंकि तुमने बहुत कम मदद की है, इसलिए माँ तुम्हारी बहन के लिए निर्णय लेंगी और तुम्हें $1 देंगी। शू नेनियन की कमाई $150 की तुलना में $1 वास्तव में मामूली था, लेकिन प्रवासी श्रमिकों या शहर में फैक्ट्री श्रमिकों की आय की तुलना में यह एक अच्छी रकम थी। शहर में औसत श्रमिक महीने में केवल $1 दर्जन कमाता था, जो औसतन $1 प्रतिदिन से भी कम था। यान कुइहुआ बहुत अधिक उदार था, जिसने शू जिकियांग को चौंका दिया, साथ ही उसके अंदर भावनाओं को भी जगा दिया। दरअसल उनकी माँ उनकी बहन का पक्ष लेने के बावजूद उन पर ज़्यादा कठोर नहीं थीं। कम से कम वे उसकी बहन से कम सुविधा प्राप्त थे, तथा भोजन और रहन सहन के मामले में भी उनके माता पिता से कोई वास्तविक अंतर नहीं था। ये केवल परिवार की गरीबी के कारण था। जू जिकियांग भावुक हो गए जब यान कुइहुआ ने कहा, आप अभी भी युवा हैं, अभी पत्नी पाने की उम्र नहीं हुई है। ये पैसा माँ के पास रखा जाना चाहिए ताकि जब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ तो इसे बचा सको। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? स्वाभाविक रूप से जू जिकियांग को कोई आपत्ति नहीं थी। किसी भी घर में पैसे का प्रबंधन माता पिता ही करते थे। भले ही वह विवाहित न हो या यदि उसने घर छोड़े बिना ही विवाह कर लिया हो, तब भी उसे अपने माता पिता को धन सौंपना होगा। माँ, आप सही कह रही हैं, इसे अपने पास रखें, जू जिकियांग ने कहा। वह वास्तव में यान कुइहुआ द्वारा उसे सिर्फ $1 दिए जाने से ही संतुष्ट था। इससे अधिक उसे इसे स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि यह उसकी बहन के प्रयास से अर्जित किया गया था। यदि उसकी बहन न होती तो उसके पास एक पैसा भी नहीं होता। जू नेनियन ने पूरी बातचीत देखी थी और वह यान कुइहुआ को अचंभित होकर देखता रहा। अंत में जू जिकियांग को एक पैसा भी नहीं मिला, फिर भी वह यान कुइहुआ के हावभाव से प्रभावित हुआ। उस बूढ़ी महिला की दिमागी कसरत करने की क्षमता बहुत जबरदस्त थी।
आसपास के 8 गांवों की महान सुंदरी होने के कारण वह हमेशा से ही युवकों के ध्यान का केंद्र रही थी। बहुत से लोगों ने जू जी की आंख को ढूंढने का बहाना बनाकर जू परिवार के घर की ओर दौड़ लगाई और स्वयं देखने लगे। लेकिन जू नैनियन को घूरे जाने में कोई रुचि नहीं थी। यान कुइहुआ के साथ बातचीत करने के बाद वह छिपने के लिए अपने कमरे में चली गई। जब पड़ोस की आंटी वांग ने देखा कि इतने सारे लोग जू नैनियन के घर की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने तिरस्कार से थूका और अपने बेटे से कहा, पा, घाटे में चलने वाला निकम्मा, मुझे नहीं पता कि इसमें गर्व करने लायक क्या है। चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यदि कोई महिला काम नहीं कर सकती तो उसका क्या फ़ायदा। वह फिर भी शादी नहीं करेगी। कौन सा परिवार बिना किसी लाभ के इतना बड़ा बोझ उठाना चाहेगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसने अपने बेटे को आंगन से बाहर भागते हुए देखा। उसने जू नैनियन को डांटना बंद कर दिया और जल्दी से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। बिना सिर घुमाए उसके बेटे ने बस इतना कहा, मैं अंकल दावेई के घर जा रहा हूँ। तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो। चाचा दावेई का पैर खराब है, मैं उनके लिए लकड़ी काटने जा रहा हूँ। आंटी वान को और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने झट से कहा, तुम अपनी माँ के पास वापस चले जाओ। हालांकि उसका बेटा पहले ही जू दावेई के आंगन में प्रवेश कर चुका था। चाची वान को अचानक अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने बेटे को व्यर्थ ही पाला है। उस शाम जू जिचेंग और जू डोयू देर से घर लौटे, सिर से पैर तक मिट्टी में सने हुए। यान कुइहुआ ने अनिवार्य रूप से उन्हें डांटा और यहाँ तक कि उन्हें मारने पर भी उतारू हो गया। जू जिचेंग की टोकरी में एक बड़ी मोटी मछली थी। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला। माँ, हमने यह मछली बहन के शरीर को पोषण देने में मदद करने के लिए पकड़ी है। अपनी बाहों में बड़े मोटे घास काप को देखकर यान कुइहुआ ने डांटना बंद कर दिया। उसने जू जिचेंग का चेहरा पकड़ा और एक जोरदार चुंबन दिया। हमारा जिचेंग कितना समझदार है। कीचड़ में सने शू डोयू की ओर देखते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और शू डोयू एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें गीली थीं। जल्दी से उसने जंगली सब्जियां उसके हाथ में थमा दी। बहन को ये खाना पसंद है। तो जू डोयू को भी यान कुइहुआ से एक भारी चुंबन मिला, जिससे उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। यान कुइहुआ खुश हुआ, इसे रसोई में ले जाओ। जू जिचेंग मछली लेकर जल्दी से रसोई घर में चला गया, जबकि जू डोयू धीरे धीरे जंगली सब्जियां लेकर उसके पीछे चला गया। घर के सबसे दूर वाले हिस्से में पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे अभी भी सदमे में थे। जू जिचेंग ने अविश्वसनीय अनुग्रह के भाव के साथ कहा, माँ ने मुझे चूमा। जू डोयू ने शर्म से अपना छोटा सा पेट फुलाते हुए कहा, माँ ने मुझे भी चूमा। कोई भी बच्चा अपनी माँ के स्नेह के लिए तरसता नहीं है। बचपन से ही यान कुइहुआ द्वारा कठोर व्यवहार किए जाने के कारण दोनों बच्चे अभी भी अपनी माँ के प्यार के लिए तरसते थे। रात के खाने के लिए जू नैनियन ने मसालेदार उबली हुई मछली का टुकड़ा बनाया और मछलियों को पहले से ही आधे घंटे तक नदी में ही रहने दिया। अब वह लगभग पूरी तरह से नदी के पानी से खाना बना रही थी। ये देखते हुए कि उसके परिवार के सदस्यों को बहुत मसालेदार भोजन की आदत नहीं थी, जू नैनियन ने बहुत अधिक मसाला जोड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने मछली के पतले पतले टुकड़े काटे, उन पर सिचुआन काली मिर्च पाउडर और तिल का तेल छिड़का तथा मिश्रण में तली हुई मिर्च का तेल मिलाया। एक साधारण उबली हुई मछली का व्यंजन बहुत ही मसालेदार निकला। ऊपर से गरम मिर्च का तेल चटक रहा था। उसकी सुगंध तुरंत फैल रही थी, जो कि काटने और उत्साह से भरपूर थी। जंगली सब्जियों को भी तलने से पहले कुछ देर के लिए नदी के पानी में भिगोया गया। जू नैनियन ने जंगली सब्जियों की तैयारी को सरल रखा, लेकिन फिर भी धारा के पानी में भिगोने के कारण वे अविश्वसनीय रूप से सुगंधित हो गईं। उस शाम शू नैनियन ने चावल पकाया। पकाने से पहले अनाज को बहते पानी से अच्छी तरह धो लिया। बर्तन का ढक्कन उठाते ही चावल की समृद्ध सुगंध फैल गई। प्रत्येक दाना भरपूर और चमकदार चमक के साथ चमक रहा था। पूरे किंगशान गांव में चावल को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता था, जिसे ज्यादातर घरों में केवल नए साल के जश्न के दौरान ही खाया जाता था। गांव में सबसे गरीब माने जाने वाले साधारण जू परिवार की तो बात ही छोड़िए। पूरा परिवार खाने की मेज के चारों ओर बैठा था। उनकी हर एक आंख चमक रही थी। बहन, क्या ये चावल है। जू जिचेंग ने उत्सुकता से चावल के कटोरे को देखा और कई बार मुश्किल से निगला। यहाँ तक कि जू दावेई और यान कुइहुआ भी लार टपकाने से खुद को नहीं रोक सके। क्योंकि जू नैनियन ने उस दिन 155 युआन कमाए थे, इसलिए यान कुइहुआ ने अपने बेटों को डांटने से परहेज किया और उन्हें भरपेट खाने दिया। जू डोयू और जू जिचेंग खुशी से झूम उठे, जबकि जू जी की आंख थोड़ा शांत थे। वहाँ न केवल चावल था, बल्कि उसके साथ स्वादिष्ट व्यंजन भी थे और परिवार ने जी भरकर खाया। नदी के पानी से बने भोजन को देखकर जू नैनियन की आंखें भी चमक उठीं। वह गलत नहीं थी, यहाँ तक कि व्यंजन विधि से अलग खाद्य पदार्थ भी, जब तक कि वे नदी के पानी से तैयार किए गए हों, मूल व्यंजनों से 10 गुना बेहतर स्वाद वाले होते हैं। वह खुद को इसमें लिप्त होने से नहीं रोक पाती थी। तारांकन।
निर्जन पहाड़ी पर जिनयू उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका मिशन विफल हो गया था और उसके पैराशूट ने उसे गिरा दिया था। अपने हाथों को कमर पर रखे और मुंह में घास का एक पत्ता लिए, उसकी संकीर्ण फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ये वही जगह थी जहां उसने उस लड़की के लिए परेशानी खड़ी की थी। अपनी मां के लगातार परेशान करने से बचने के लिए जिन्यू ने जल्द से जल्द लड़की को ढूंढने का निर्णय लिया ताकि उसकी मां की उसे ब्लाइंड डेट पर भेजने की उत्सुकता पर रोक लग सके। यद्यपि उसने लड़की के चेहरे को अच्छी तरह से नहीं देखा था, फिर भी जिनयू को उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से याद थी। कुरकुरा और उज्ज्वल, उसने सोचा, गले में इस तरह की तीक्ष्णता। यदि वह अपनी स्मृति से इसे दोबारा सुनता तो वह उसे अवश्य पहचान लेता। उसे याद आया कि लड़की ने उसे धमकी देते हुए कहा था कि उसका परिवार पास के पहाड़ी गांव में रहता है। ऊपर देखने पर पता चला कि उस क्षेत्र के आसपास कम से कम 5 या 6 छोटे गांव थे। हमेशा कार्रवाई के लिए तत्पर रहने वाले जिनयू ने अपने मोटे सैन्य जूते पहने हुए सीधे बाईं ओर पहले छोटे से गांव की ओर बढ़ गए। जिनयू मदद नहीं कर सका लेकिन जमीन पर एक कंकड़ लात मार दिया। टीएस, क्या दर्द है? उन्होंने प्रत्येक घर जाकर जानकारी एकत्र करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसके लिए उनके पास समय नहीं है। देर रात लोगों के घरों में जाने से दूसरे लोग यही सोचते कि वह कुछ गलत करने की फिराक में है। लेकिन अब वापस जाना भी स्पष्टतः यथार्थवादी नहीं था। कोई अन्य विकल्प न होने पर जिनयू ने रात भर रुकने के लिए एक घर चुन लिया। वह तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक उसे वह लड़की नहीं मिल जाती। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर सका। कुछ ही छोटे छोटे गांव थे और उसे वहां एक भी व्यक्ति नहीं मिला। दूर से उसे एक घर दिखाई दिया जिसके बगल में एक और इमारत थी। जिनयू पहले घर की ओर चला गया। ये गांव के अधिकांश घरों की तरह मिट्टी का घर था। चूंकि आंगन में कोई नहीं था, इसलिए जिनयू सीधे गेट से अंदर चला गया जो लकड़ी की छड़ियों से बंधा हुआ था। मुख्य घर के प्रवेश द्वार पर, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं? उन्होंने अभी बोलना शुरू ही किया था कि मुख्य घर का दरवाजा अंदर से खोल दिया गया और तुरंत उनके सिर पर गर्म पानी का एक कटोरा डाल दिया गया। जिनयू को यह उम्मीद नहीं थी कि मकान मालिक इतनी जल्दी दरवाजा खोल देगा, नहीं उसे उम्मीद थी कि उसका स्वागत गर्म पानी से किया जाएगा। अचानक वह पानी में डूबे हुए चूहे की तरह भीग गया। जू नेनियन अपने पैर धोने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी बाहर डालने के लिए बाहर आ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किसी पर भी पानी डाल देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि रात के इस समय कोई उसके घर आएगा। उसने पैरों की आहट भी नहीं सुनी, जो कि विशेष रूप से अजीब बात थी। वहां घना अंधेरा था और जू नेनियन उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी जिस पर उसने पैर धोने वाले पानी से छींटे मारे थे। उसे केवल यही महसूस हो रहा था कि वह एक लंबा आदमी था। ये सोचकर कि यह कोई साथी ग्रामीण है, उसने जल्दी से कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, क्या आप ठीक हैं? उसकी कोमल आवाज़ ने जिनयू को वास्तविकता में वापस ला दिया। जू नेनियन अपनी आवाज़ कम करना भूल गई और उस मोहक स्वर ने जिनयू की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी और उसे नाचने पर मजबूर कर दिया। अंधेरी रात ने उसकी आंखों में मोटी स्याही को छुपा दिया। जिनयू ने अपने दांत पीस लिए। जू जियाओ जियाओ, क्या सच में तुम है? ये कैसा अभिशप्त भाग्य था। वह जहां भी जाता उससे कैसे टकरा जाता। सबसे पहले जू न्यान्यान जू जियाओ जियाओ का नाम सुनकर दंग रह गई। वह जू जियाओ जियाओ कब बनी? नहीं, वह आवाज़ कुछ परिचित सी लग रही थी, है न? करीब आते ही जू नेनियन का मुंह फड़क उठा। ये तुम क्यों हो? अब जब वे करीब थे तो दोनों एक दूसरे के चेहरे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जिनयू को उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में यही महिला होगी। उसके बालों से अभी भी काली स्याही टपक रही थी। जिनयू ने लापरवाही से अपने बालों को पीछे की ओर सहलाया, उन्हें अपने सिर के पीछे दबाया। उसकी गहरी काली आंखें उसके सामने खड़ी महिला को गौर से देख रही थीं, उनकी निगाहें तेज थीं। तुम यहाँ कैसे आए? जब जिनयू लापरवाह होता था तो वह बहुत खतरनाक आवाज़ें निकालता था और जब वह किसी को घूरता था तो उसकी आवाज़ और भी खतरनाक हो जाती थी। वह तीखी निगाह सबसे खूंखार अपराधियों को भी डराने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन जू नेनियन पूरी तरह से अप्रभावित लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जानवर फिर से उसके सामने आएगा। इस घटिया संयोग पर दांत पीसने के अलावा एक व्यक्ति के रूप में उसके प्रति उसकी घृणा और भी प्रबल हो गई। इसलिए जब उसने उसके प्रश्न सुने तो वह उस बिल्ली की तरह भड़क उठी जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं यहाँ कैसे हूँ? यह मेरा घर है। क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? इसके बजाय आपके बारे में क्या? रात में अपने ही काउंटी शहर में रहने से संतुष्ट न होकर आप हमारे छोटे से घर में क्यों आए हैं? चूंकि जू नेनियन का सामना हमेशा काउंटी शहर में जिनयू से होता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे एक शहरी व्यक्ति मानती थी। तुम इस गांव से हो? जिनयू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, भीतर से एक खतरनाक चमक बह रही थी। क्या ये हो सकता है कि आप ही वह व्यक्ति हों? जू नेनियन ने चिढ़कर उसे उत्तर दिया। ये दानव, वह हर जगह कैसे है, एक भटकते हुए भूत की तरह?
जिनयू ने शू नैनियन को सोच समझ कर देखा और अब तक शू नैनियन ने उसके चेहरे से मोटा कपड़ा फाड़ दिया था। कमरे की मंद रोशनी बाहर फैल गई और वह उसके सामने जीवंतता से खड़ी थी। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और उसकी बड़ी चमकदार खुबानी जैसी आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी निगाहें नीचे की ओर चली गईं, जहां उसने अपनी पैंट की टांगों को पिंडलियों तक चढ़ा रखा था, जिससे उसकी गोरी और नाजुक पिंडलियों का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि यह महिला सिर से पैर तक गोरी थी, और जैसे ही उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी आंखों से मिली, उसकी मोहक बड़ी आंखों को देखकर जिनयू का मुंह सूख गया। वह अपने हाथों को कमर पर रखे शांत भाव से खड़ा था और अपनी जीभ चटका रहा था। अपने दांतों पर जीभ फिराने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये सोच रहा था कि यह महिला अपना मोहक आकर्षण दिखाना कभी नहीं भूलती। ये देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा शांत था। जू नैनियन का चेहरा इतना काला पड़ गया कि उससे स्याही टपकने लगी। वह बस दरवाज़ा बंद करने और इस बदमाश को अनदेखा करने ही वाली थी। तभी उसने यान कुइहुआ को अंदर से आते सुना। बेबी नियान, तुम किससे बात कर रही हो? मूल रूप से सोने जाने का इरादा रखते हुए यान कुइहुआ जू नैनियन की आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आया, ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या हो रहा है। बाहर आकर उसने देखा कि जिनयू आंगन में खड़ा है। उसका लंबा शरीर प्रभावशाली है। चाहे वह जिनयू की शारीरिक बनावट हो या रूप रंग, उसे जहां भी रखा जाता वह निश्चित रूप से अलग दिखता। ये पहली बार था जब यान कुइहुआ ने इतना सुंदर युवक देखा था। उसकी निगाहें उस पर घूम गईं और जिनयू ने तुरंत उसकी भयावह उपस्थिति पर लगाम लगा दी और यान कुइहुआ को बोलने का मौका मिलने से पहले ही बोल दिया। मैडम नमस्ते, मैं दूसरे गांव से गुजर रहा हूं, कुछ काम निपटाने के लिए यहां आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं एक रात आपके घर रुक सकता हूं। यान कुइहुआ का सामना करते समय जिनयू का रवैया एक पूर्णतया विनम्र नागरिक जैसा था। तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। दो आवाजें फूट पड़ी, एक हिचकिचाहट भरी, एक दृढ़, पहली यान कुइहुआ की, दूसरी जू नैनियन की। यान कुइहुआ ने तुरंत जू नैनियन को एक तरफ खींच लिया। बेबी नियान, अच्छे बनो, आज्ञाकारी बनो, जल्दी से मेहमान को अंदर आने दो। शू नैनियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इस बूढ़ी महिला से बात करना कब इतना आसान हो गया? क्या यह अभी भी वही प्रसिद्ध कर्कशा यान कुइहुआ थी, जो अपनी बेटी के अलावा किसी का सम्मान नहीं करती थी? यान कुइहुआ के इस तरह से व्यवहार करने के पीछे निश्चित रूप से अपने कारण थे। वह युवक स्पष्टतः कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और यद्यपि यान कुइहुआ निर्लज थी, फिर भी वह स्पष्ट तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं थी। उसके पास अभी भी वही विवेकशील दृष्टि थी। वह समझती थी कि उस आदमी की स्थिति सरल नहीं थी। पहली बात तो ये कि वह अपमान करने वाला व्यक्ति नहीं था, और दूसरी बात, ऐसे असाधारण युवक के लिए, यान कुइहुआ के लिए यह स्वाभाविक था कि वह चाहती थी कि उसकी बेटी उसके साथ अधिक संपर्क बनाए रखे। जिनयू ने यान कुइहुआ की आंखों में चमक को नोटिस नहीं किया। उसका व्यवहार उचित रहा, उसकी मुस्कान दोस्ताना थी। जू नैनियन ने अविश्वास से यान कुइहुआ की ओर देखा, फिर जिनयू की ओर, जिसे विनम्रता का प्रतीक कहा जा सकता है। उसका दिमाग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। क्या ऐसा था कि आकाश बदलने वाला था, या वह अभी भी किसी सपने से जागी नहीं थी? अंत में जिनयू को यान कुइहुआ द्वारा प्रवेश दिलाया गया। तभी यान कुइहुआ ने देखा कि जिनयू के बाल पूरे गीले थे और उसका चेहरा और कपड़े भी भीग गए थे। अपनी बेटी पर प्रभाव डालने की इच्छा रखते हुए यान कुइहुआ ने जल्दी से जू नैनियन को जिनयू के लिए एक चेहरा सुखाने वाला तौलिया लाने के लिए कहा। जू नैनियन अनिच्छुक थी, लेकिन यान कुइहुआ के सामने वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हो सकती थी। जिनयू ने सहजता से अपने होंठ उसकी ओर खींचे। जू नैनियन ने नाक सिकोड़ी और जिस तौलिए से वह अपने पैर सुखाती थी, उसे जिनयू के लिए इस्तेमाल कर दिया। इस समय तक यान कुइहुआ पहले ही आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा चुकी थी, और जू नैनियन को जिनयू की मेजबानी करने और उसके लिए मुख्य कमरे में सोने की व्यवस्था करने का जिम्मा सौंप दिया था। जिनयू ने तौलिया लिया, उसमें से एक हल्की सी खुशबू आई, बिना ये सोचे कि जू नैनियन ने उसे एक पैर तौलिया दिया था। वह ये नहीं जानता था कि जब से शू नैनियन ने झरने का पानी पिया है, तब से उसके पैरों से भी सुगंधित सुगंध आ रही है।